अगर आप ऐसे लिखे 1.204 एक्सपोनेंट 23, करेक्ट। ठीक है, दोनों ही अंदाज में सही है। उसके बाद एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स आ गए 12.04 एक्सपोनेंट 22, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिसिटी से, जो कल मैंने आपको बताई थी। तो एटॉमिसिटी क्या है, और ये स्टेप समझनी है। कौन सा स्टेप है भाई? मॉलिक्यूल्स वाला। देखिए, मॉलिक्यूल्स में हमने क्या किया, जो मोल्स थे उसको एवोगैड्रोस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मोल्स को एवोगैड्रोस से मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने क्या किया है, 0.2 को मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि 2 को कर लिया। तो 2 को किया तो 2 6 12, पॉइंट इसका वैसे ही 2 0 0, 2 2 4, फिर एक्सपोनेंट 23 यहाँ था, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ था इसलिए मैंने 23 की जगह 22 कर दिया। अगर कोई बच्चा इसको 1.2 लिखना चाहे तो फिर इसको 23 कर दे। ठीक है, तो ये 1.2 एक्सपोनेंट 23 भी सही है और 12.04 एक्सपोनेंट 22 भी सही, दोनों सही। दोनों हालतों में ये आंसर आपका सही माना जाएगा। भाई अहमद रजा साहब कौन है? मैं तो ऐड कर चुका हूं, जो भी स्क्रीन पर आया उसको ऐड कर लिया है। सफीउर रहमान साहब, मेरे पास कोई नहीं आ रहा है। अहमद रजा साहब जो है वो ऐड हो चुके। चले, 12.04 एक्सपोनेंट 22, अब आपके पास मॉलिक्यूल आ गए। सही है। अब मॉलिक्यूल के बाद अगर आप इसको एटम में कन्वर्ट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे 4 से। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इसमें 1 है और हाइड्रोजन इसमें क्या है 3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों को ऐड करें तो टोटल कितने होगा 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 इंटू 12, ये हो जाएगा 48.16 एक्सपोनेंट 22। यहां तक समझ में आया? जी, एटॉमिसिटी वाहब साहब कल मैंने बताई थी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो 4 एलिमेंट थे इसमें, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। एटम्स निकालने के लिए एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मोल्स क्लियर हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए और एटम्स भी हो गए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपने नहीं किया, वो क्या है, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अगर एटम्स निकालने हो तो क्या करना होगा। तो उसमें आपने क्या करना है कि जो मॉलिक्यूल है वो लेना है। अमोनिया के मॉलिक्यूल कितने हैं आपके पास, 12.04 एक्सपोनेंट 22। सही है, अमोनिया के मॉलिक्यूल कितने भाई, 12.04 एक्सपोनेंट 22। अब इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, तो भाई एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं ये आपको यहां से नजर आ रहा है। कितने भाई, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने, 3। तो जब एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद 3। ठीक है भाई। सनाउल्लाह शोएब साहब, आपने कीबोर्ड पे 3 प्रेस करके छोड़ दिया, शायद ऐसा नहीं करें। ठीक है, हाँ सही। और इसी तरह, अच्छा यहाँ जो बच्चे गलती करते हैं अक्सर क्या करते हैं कि वो 3 की जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात सब सुन लेना जरा, कि ये नहीं करना। अगर यहाँ H2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बताने जा रहे हैं। तो अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, तो एक मॉलिक्यूल में 3 होते हैं, इतने मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये आ जाएगा 3 12 36.34 12 एक्सपोनेंट 22। मोल्स की कंफ्यूजन, मोल्स में क्या कंफ्यूजन है आयशा, मोल्स में क्या कंफ्यूजन है भाई, बताइए क्या कंफ्यूजन है। 3.4 को डिवाइड बाय 17 कर दिया, मास था, मास को डिवाइड कर दिया, बस। इसमें क्या कंफ्यूजन है? अच्छा,
सही जवाब, आपका आंसर भी ठीक है, 3.612 भी ले सकते हैं इसको, लेकिन फिर एक्सपोनेंट 22 नहीं होगा, एक्सपोनेंट 23 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। मोल्स, मॉलिक्यूल, एटम्स, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सही है। चले, अब आ जाए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो अगेन आप एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जरा बना के देखिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना ले अमोनिया का, तो वो ये बनेगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बनेगा, वो इस तरह बनेगा। तो अब इसके अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड आ रहे हैं भाई, तो एक मॉलिक्यूल में 1 2 3 3 कोवेलेंट बॉन्ड आ रहे हैं। तो फिर इतने मॉलिक्यूल में कितने आएंगे, तो 12.04 एक्सपोनेंट 22 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो 36.12 एक्सपोनेंट 22 आ जाएगा। ये सवालात जो मैंने 4-5 कराए हैं एनईडी में लाजमी आते हैं, एनईडी में इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, तो ये कैलकुलेशन में गलतियां नहीं करना। अब इसका आंसर ये भी सही है, और जिस बच्चे ने इसको 3.612 एक्सपोनेंट 23 लिखा है ये भी सही है। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, ये लिखने का तरीका भी सही है और ऐसा लिखोगे तो भी सही है, दोनों सही है, एक ही वैल्यू है, दोनों एक ही है। 5 समझ नहीं आया, देखिए भाई 5 में क्या था, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड निकालने थे अमोनिया के अंदर। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, ये आ गया, ड्रॉ कर लिया। एक मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 2 3, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, कुछ करना ही नहीं है, और आसान सी बात है। हाँ भाई, बाकी लोग सबको क्लियर हुआ, समझ आ गई बात। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चलिए अब अगला सवाल मैं दे रहा हूं, जिसने स्क्रीनशॉट लेना भाई पहले तो वो ले ले, पहले ये स्क्रीनशॉट ले ले ताकि वो अपने बारे को और बना ले इसका। अगला सवाल जो मैं दूंगा वो आपने खुद करना है। एक मॉलिक्यूल में हारिस 3 होंगे, एक मॉलिक्यूल में 3 होंगे, लेकिन क्योंकि मेरे पास मॉलिक्यूल की तादाद ये है, तो फिर इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। जैसे कि एक चॉकलेट की प्राइस 10 रुपए है, लेकिन मेरे पास चॉकलेट की तादाद अगर इतनी है, इतनी सारी चॉकलेट्स है, तो फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। सही है। चले, अब सवाल जो दे रहा हूं मैं वो आपने खुद से करना। 9.8 ग्राम of H2SO4 sulfuric acid is given. Find number 1 moles of H2SO4, number 2 molecules of H2SO4, number 3 atoms of H2SO4, number 4 atoms of O2, number 5 moles of H positive ions, और number 6 number of H positive ions। तो मैक्सिमम जितनी पॉसिबिलिटी है कि नस्ट में, एनईडी में, प्यास में ये क्वेश्चंस पास्ट पेपर में आपको मिलेंगे, उसको मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। हर तरह की कैलकुलेशन मैं आपको करा रहा हूँ। तो आप लोगों का काम ये है कि कैलकुलेशन अभी करें भी, और जब तक आप टेस्ट देने जा रहे हैं उस वक्त तक इसका रिवीजन भी रखिएगा। भूल नहीं जाइएगा भाई, प्लीज भूल नहीं जाइएगा, ठीक है। आपसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला चैप्टर चल रहा है, अभी हमें 21 चैप्टर तक जाना है। तो जब मैं 15वें 16वें 17वें चैप्टर पे पहुंचूं, तो ये ना हो कि चैप्टर 1 का तो सर ख्याल ही नहीं रहा, तो पता नहीं कैसे हुए थे। या जब पास पेपर आपके हाथ में दिए जाए और आपसे कहा जाए सॉल्व कर लो बेटा, तो आप कहें सर हमसे तो हो ही नहीं रहा है, सर हमने तो किया ही नहीं सर। तो इसका रिवीजन जो है ना बहुत जरूरी है।
तो अभी जिस जिस ताकत के साथ, जिस एनर्जी के साथ मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ, ये एनर्जी में दोबारा इस्तेमाल आपके लिए नहीं कर पाऊंगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ। तो इसलिए वंस अगर ये हो जाता है तो आप ऑडियो रिविजन पास हो गया करते तानी, रहिएगा। और बाकी वेटिंग में है। जी मोल्स बिल्कुल सही आ रहे हैं, पॉइंट आ गए, 0.1 मोल्स बिल्कुल सही आ रहे हैं, जिसके 0.1 मोल्स आ रहे हैं बिल्कुल सही है, जबरदस्त। आगे करें। सल्फर 32 प्लस 16 16 48 48 और 54 64 प्लस 2 34 94 98 0.1 ग्राम 0.1 जी एटॉमिसिटी 7 होगी, बिल्कुल एटॉमिसिटी 7 होगी। मॉलिक्यूल्स इसके होंगे अले नहीं शो लगन वाला है ना गोलियों क्या बैटरी 70 7 7 6 दा चलिए तुम पानी के अच्छा मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.02 एक्सपोनेंट 22 बिल्कुल सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, 6.02 एक्सपोनेंट 22 ये बिल्कुल सही है, 7 0.02 एक्सपोनेंट 22 बिल्कुल सही आ रही है। 4 एटम्स की तादाद 4.2 एक्सपोनेंट 23 बिल्कुल सही है, 4.2 एक्सपोनेंट 23 एटम्स बिल्कुल सही है, 4.2 एक्सपोनेंट 23 एटम्स बिल्कुल सही है। अगर कोई 42.08 एक्सपोनेंट 22 भी कर रहा है तो भी सही है, सही है, 7 6 दा 7 6 दा 42 और जबरदस्त, 7 बिल्कुल सही 0 है। दा 0 ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद, ऑक्सीजन की तादाद आ जाए, देखिए जैसे सुहेब अहमद है, सुहेब अहमद ने 12.08 एक्सपोनेंट 22 लिखा है ऑक्सीजन के एटम्स। तो सुहेब तुमने वही गलती की कि तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है सुहेब, मैंने जो बताया था कि ऑक्सीजन के एटम्स के लिए ये O2 नहीं कंसीडर करना, वो O कंसीडर करना जो इसमें मौजूद है, तो इसमें O4 मौजूद है, तो 4 ऑक्सीजन इसमें मौजूद है, इसलिए 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 24.08 एक्सपोनेंट 22, जो कि हमजा नवीद ने निकाला है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन के एटम्स आ जाएंगे 24.08 एक्सपोनेंट 22, अल्लाह इसको आप 2.402 एक्सपोनेंट 23 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है अब्दुल राफिक साहब, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ऑक्सीजन के एटम्स तक की बात हो गई है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन की बात भी हो जाए, कोई ऐसा जिसने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन निकाले हो, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन तक भी आ जाए, कोई ऐसा बच्चा जिसने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन निकाले हो। एट जजाकल्ला भाई, जजाकल्ला। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन निकाले हैं किसी ने? अफान अहमद अली, अफान तुम्हारा आंसर ही क्लियर नहीं है, तुमने लिखा है 0.0102 डिवाइड बाय 0.1, मतलब क्लियर नहीं है।
चले, कोई बात नहीं है, अगर आपसे नहीं हुआ है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन आपसे नहीं निकल रहे हैं, तो अदनान भाई है, अदनान भाई इंशाल्लाह निकाल के देते हैं अभी। 0.2, गुड आंसर, गुड आंसर। 0.2 बिल्कुल सही आया है, अब्दुल राफिक साहब बिल्कुल सही, 0.2 आएगा। सनाउल्लाह साहब बिल्कुल सही है, 0.2 आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चले, वेरीफाई कर ले अपने आंसर, अपनी कैलकुलेशन, जिसने नहीं किया वो देख ले। मोल्स ऑफ H2SO4 9.8 डिवाइडेड बाय 98.1 मोल्स, ठीक है। फिर 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 इज इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 22, फिर 6.02 एक्सपोनेंट 22 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 42.14 इंटू 22 ये भी सही है, और 4.214 इंटू 23 ये भी सही। इसी तरह 6.02 एक्सपोनेंट 22 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 24.16 इंटू 22 भी सही है, और 2.416 एक्सपोनेंट 23 भी सही है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन में, जिसको मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो जरा आप आ जाए स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे आप देखिए, देखें H2SO4 को जब आप आयनाइज करेंगे तो 1 मोल के अंदर 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, ये इक्वेशन बनती है आपकी आयनाइज करने में, ठीक है भाई। जब आप H2SO4 को आयनाइज करते हैं तो 1 मोल में कितने हाइड्रोजन आयन रिप्लेस होते हैं? 2 हाइड्रोजन आयन रिप्लेस। इस बात से सब एग्री करेंगे, कोई गलत बात तो नहीं, कैसे नीचे तक हर जगह मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। तो इसलिए कह रहा हूं बेटा कि भाई आपके पास यहाँ मोल्स पूछे गए, तो अब आप मोल्स कंसीडर करेंगे। तो जब मोल्स पूछे जाए तो मोल में से आंसर होगा, और अगर एटम्स की नंबर की मॉलिक्यूल की बात होगी तो मॉलिक्यूल लिए जाए, ठीक है। तो अब आपके पास जो मोल्स है वो कितने हैं? 0.1 मोल्स है सल्फ्यूरिक एसिड के, और 1 मोल में 2 हाइड्रोजन है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 2, तो ये आंसर हो जाएगा 0.2, सही है। तो 0.2 आंसर कैसे आया कि आपके पास जो गिवन मोल थे वो 0.1 थे। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन आयन के मोल्स होते हैं, तो 0.1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। कोई बात ऐसी जो इसमें नहीं क्लियर हुई? जवाब साहब कहते हैं सर समझ नहीं आया। अच्छा भाई जवाब साहब दोबारा समझ लीजिए। ये कह रहे थे कि भाई मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन निकाल दीजिए, तो पहले तो आप इक्वेशन को बना लीजिए, आयनाइजेशन इक्वेशन इसकी। तो इसको आयनाइज किया तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में 2 मोल्स थे, ये बात क्लियर है। अब जब 2 मोल्स इसके अंदर थे तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास मोल्स कितने गिवन है, वो हमने पहले ही कैलकुलेट किए हैं, 0.1। तो अब अगर 0.1 मोल है तो 0.1 मल्टीप्लाई में क्या कर दो? 2 कर दो, तो आंसर क्या हो गया? 0.2। अब समझ आ गया? चलिए जज़ाकल्लाह। चलिए अब आखिरी पार्ट इसका रह गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस के लिए आपके पास जो फॉर्मूला लगेगा वो मॉलिक्यूल से लगेगा, मतलब नंबर हो एटम्स हो, दोनों एक ही बात है। अगर सवाल में वो एटम्स का वर्ड यूज कर ले या नंबर का, बात एक ही है, ठीक है। तो अब आ जाए नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन के लिए हम क्या करेंगे कि जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, अब मोल्स नहीं कंसिडर करेंगे, मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे। तो मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हैं? वो ये है। तो 6.02 एक्सपोनेंट 22
इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 12.04 एक्सपोनेंट 22। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना क्वेश्चन के, कि कहीं मोल कह रहा है कहीं नंबर कह रहा है, तो इसको समझना बहुत जरूरी होता है, ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, मोल कह रहा है तो मोल से आपने कैलकुलेट करना है, नंबर्स कह रहा है तो फिर आपने मॉलिक्यूल से कैलकुलेट, ठीक है। तो इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक दफा और रिव्यू दे दूंगा। 1 मिनट दो मुझे जरा, उसके बाद फिर इतनी देर में तुम लोग लिख लो, मैं एक दफा फिर रिव्यू दे दूंगा। में कितने होते हैं, 2, तो 0.1 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। फिर नंबर निकालने, नंबर मतलब कि एटम्स निकालने, हाइड्रोजन आयन के एटम्स कितने हैं, ठीक है भाई। अच्छा ये देख लें भाई, 4 में मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हो गई है, 0.8 आएगा, बिल्कुल सही कह रहा है आप। ये मुझे बताया है किसने, ये बताया है फैजान। फैजान भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मल्टीप्लाई करने में गलती हो गई हमसे, 4 2 सा 8 होगा ना, तो 0.08 आएगा, 0.08। तो बाकी लोग भी सही कर ले इसको। चलिए ये आपके मोल्स के अंदर से जो मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब ये मैंने हटा दिया यहाँ से। अब आ जाए नेक्स्ट, हमारे पास टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, अच्छा स्क्रीनशॉट क्या होता है भाई, जो स्क्रीन होती है ना उसका आप अपने कीबोर्ड से, लैपटॉप के कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन एक बटन होता है वो दबाएंगे तो आपके पास इसकी तस्वीर आ जाएगी। इसकी तस्वीर लेने को स्क्रीनशॉट कहते हैं सनाउल्लाह साहब, ठीक है। अमोनिया वाली शीट दिखा देंगे, ये लीजिए भाई अमोनिया वाली शीट देख लीजिए। जी मोल्स के कैलकुलेशन में मैंने मैक्सिमम आपको करा दिया, इसी तरह की कैलकुलेशन आती है। अगर ये आपको आ गई है, ये आपको समझ आ रही है, इंशाल्लाह आप कर जाएंगे। अब तुम लोगों ने देखा होगा कि कैलकुलेटर देखो जरूरी नहीं है, लेकिन बच्चे जो है ना वो क्योंकि माजूर हो चुके हैं, बच्चों को कॉलेज में कोचिंग में कैलकुलेटर कैलकुलेटर के माजूर करा दिया, और वो होती भी थोड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है, वहां पे कैलकुलेटर का कभी कभी होना लाजमी भी होता है, लेकिन यहाँ नहीं होगी। एप्टीट्यूड में ना आप पास पेपर हम आपको देंगे, 20 साल के पास पेपर एनडीडी के हम आपको देंगे इंशाल्लाह, तो उसमें आप देखेंगे कि नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। इसीलिए आपको उस पैटर्न पे, उस ट्रैक पे प्रिपरेशन कराई जाएगी यहाँ पर जो एक्चुअल है। अक्सर लोग बीच कोर्स में जाके, हो सकता है जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं जो कि दूसरी जगह प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, तो वहां क्या होता है, अगर वो टीचर ऑन ट्रैक प्रिपरेशन नहीं करा रहा तो वो घबराहट का शिकार हो जाता है। तो वो टीचर क्या करेगा, वो हर तरह के मुश्किल या आसान या डिटेल या चीजें वो जो कि पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी वो करा दे रहा। अब वो जब, जैसे कि मैं पीरियोडिक टेबल जब आपको पढ़ाऊंगा तो मेरा बड़ा डिफरेंट अंदाज होगा पीरियोडिक टेबल पढ़ाने का। अब लोग क्या करते हैं, सिंध बोर्ड के स्टाइल पे पीरियोडिक टेबल पढ़ाए थे, भाई सिंध बोर्ड के स्टाइल से वो आपका सिंध बोर्ड का पेपर आता होगा, यूएसटी का पेपर सिंध बोर्ड के स्टाइल से नहीं आता। तो यूएसटी के पेपर की तैयारी करनी है आपको कि यूएसटी में जो टेस्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है। मेरा पीरियोडिक टेबल यानी जो आपका सेकेंड ईयर का चैप्टर 1 2 3 4 5 ट्रांजिशन एलिमेंट में, ये कराने का तरीका है बहुत मुख्तलिफ। आपने इसके लिए कोई 6 महीने लगा देते इंटर में पढ़ने में, और एप्टीट्यूड में भी जो इनएक्सपीरियंस लोग होते हैं वो इसको 1-1 1.5 महीने में पढ़ा रहा होता है। मैं 3 क्लासों में पढ़ा दूंगा तुम्हें आराम से, और इंशाल्लाह तुम्हारे सारे सवाल हो जाएंगे उससे। तो तरीका होता है उसको, तो जब तरीके से चीज होती है तो एफिशिएंटली हो जाती है। टाइम सिंपली डिफाइन करते हैं मोस्ट रिलायबल डिजिट्स,
जो रिलायबल डिजिट्स होते हैं उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये रिलायबल डिजिट्स कौन से होंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक वैल्यू लिखी हुई है 1.05023, तो हाउ वी नो दैट कि किसको रिलायबल कहें और किसको रिलायबल ना कहें? तो इसकी रिलायबिलिटी देखने के लिए कि इन नंबर्स में किस नंबर की रिलायबिलिटी है, कौन से डिजिट्स हैं जो रिलायबल है, तो उन डिजिट्स को देखने के लिए 4 उसूल आपको पढ़ाए गए। अब ये उसूल आपको फिजिक्स में भी पढ़ाए गए और केमिस्ट्री में भी पढ़ाए गए। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी। तो पहला पॉइंट जो 90% मसला हल करता है वो क्या है? ऑल नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट। तमाम नॉन जीरो क्या है भाई इसमें? सिग्निफिकेंट। जब भी आपके पास कोई नंबर दिया हो तो उसमें जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 4 5 3 2 है तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? आंसर होगा 4। 3 2 3 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? आंसर होगा 3। मतलब कि अगर आप इन जनरल 0 से लेके 9 तक नंबर देखें तो आपके पास टोटल नंबर होते ही 0 से 9, 9 के अलावा कोई नंबर नहीं है। 10 जो है वो 1 और 0 का कंबाइंड है, तो आपके पास नंबर होते हैं 0 से 9। इसमें नॉन जीरो कितने हैं? 1 से 9। तो पहले रूल में आपको ये बताया जा रहा है कि 1 से 9 तक किसी भी वैल्यू में नंबर मौजूद हो वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे ऊपर वाले नंबर है ना, इसमें 1 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि दीज आर नॉन जीरो। नॉन जीरो नंबर आंख बंद करके आपने सिग्निफिकेंट काउंट करना है, सही है? एक्सेप्ट एक्सपोनेंट, कि जैसे एवोगैड्रोस में 10 की पावर 23 है तो यू कैन नॉट काउंट एज सिग्निफिकेंट, आप इसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं कर सकते। एक्सेप्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट वाले सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अगर एक्सपोनेंट में कोई नॉन जीरो आ रहा है तो आप उसको सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब जो बाकी 3 पॉइंट्स हैं, 3 रूल्स और हैं, वो इस जीरो पर बहस करते हैं। उन 3 पॉइंट्स में आपको ये बताया जाएगा कि जीरो सिग्निफिकेंट कब होगा और कब नहीं होगा। 1 से 9 तक कोई बहस नहीं छोड़ी गई। 1 से 9 तक क्लियर बता दिया गया कि ये सिग्निफिकेंट होते हैं, सिवाय एक्सपोनेंट के। जीरो पर मजीद बहस बाकी है, वो अभी हम करते हैं। तो यहां तक आप मुझे बताइएगा कि समझ आ गई बात? पहला पॉइंट क्लियर हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब आ जाएं आप पॉइंट नंबर 2 पर। तो पॉइंट नंबर 2 जो है वो हमारे पास है जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो। जीरो दो नॉन जीरो के दरमियान अगर आ जाए तो क्या होगा? आर सिग्निफिकेंट, वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। यानी जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा भाई? कि जब 2003 लिखा हो तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। तो नॉन जीरो वाले तो सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन नॉन जीरो के दरमियान अगर जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट इन 2003? 4 सिग्निफिकेंट। या 105 अगर लिखा है तो कितने सिग्निफिकेंट है? 3 सिग्निफिकेंट। बात समझ में आ रही है? अच्छा, वहाब साहब कह रहे हैं कि ये एक्सपोनेंट वाली बात समझ में नहीं है। देखो वहाब 5.23 x25 एक्सपोनेंट 20, तो ये जो 20 है या 10 है इसको आप सिग्निफिकेंट काउंट में नहीं लेंगे, आप इसमें से सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। ये बात थी एक्सपोनेंट वाली। ठीक है भाई वहाब भाई?
चलिए, अच्छा, दूसरा पॉइंट भी हो गया कि जीरो अगर नॉन जीरो के दरमियान आ जाए तो सिग्निफिकेंट। अब तीसरा पॉइंट है जीरो आफ्टर डेसिमल इन ग्रेटर देन इक्वल टू वन नंबर। दो बातें, देखिए, दो बातें आर सिग्निफिकेंट। इस पॉइंट में आपको दो बातें समझनी है। डेसिमल यानी आफ्टर डेसिमल नंबर क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद, और जो वैल्यू होनी चाहिए नंबर की वो वन से ग्रेटर होनी चाहिए, वन या वन से ग्रेटर हो। मतलब अगर मैं आपको कहूं 0.002, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट आर देयर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट आपको नजर आ रहे हैं? सुहेब कहते हैं 3, वासिक कहते हैं 1, अब्दुल राफी कहते हैं 1, सुफियान कहते हैं 1, मोहम्मद जवाद कहते हैं 3। तो देखिए इसमें है एक सिग्निफिकेंट। वजह उसकी, भाई ये नंबर लेस देन 1 है। ये नंबर क्या है, लेस देन 1। तो अगर नंबर लेस देन 1 हो तो उनके जीरोस काउंट नहीं होंगे। उनके डेसिमल के बाद वाले जीरो हो या पहले वाले हो, उसको हम काउंट नहीं करेंगे इफ नंबर इज लेस देन 1। तो पता ये चला कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल 2.000, अब कितने सिग्निफिकेंट है इसमें, अब कितने सिग्निफिकेंट है भाई इसमें? अब्दुल राफे कहते हैं 4, अलिशबा कहते हैं 4, आयशा कहते हैं 4, अक्सा 4, सुहेब 4। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लास क्लियर है कि इसमें 4 होंगे। वजह ये जीरो डेसिमल के बाद है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन ये नंबर 1 से बड़ा है, तो जीरो जो डेसिमल के बाद आए और नंबर अगर 1 से बड़ा हो तो फिर उसके जीरो को काउंट करेंगे, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट आ गए। तो ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए भाई, ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। ठीक है, चले अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो आखिरी पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वो बहुत एहतियात के साथ पढ़ाऊंगा, तो आपने भी बहुत समझदारी के साथ समझना है। ठीक है, उस पॉइंट से क्वेश्चंस बनता है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है उसी पॉइंट से क्वेश्चन बनने की, लेकिन वो पॉइंट कंफ्यूजिंग भी है। तो इसलिए बहुत होमवर्क भी मेरा है इसके ऊपर, इस पॉइंट पर, तो बहुत एहतियात से मैं पढ़ाऊंगा। तो आपने बहुत एहतियात से वो बात समझनी है और हमेशा के लिए वो बात फिर याद रखनी। ठीक है, चौथा पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए भाई। ये पेज चेंज कर रहा हूँ फिर मेरे पास। जीरो आफ्टर होल नंबर में और में नॉट सिग्निफिकेंट। जीरो जो होल नंबर के बाद होता है वो सिग्निफिकेंट होगा भी और नहीं भी, वो सिग्निफिकेंट होता भी है और नहीं भी। ऐसी जिंदगी की हालत या ऐसी जिंदगी में सिचुएशन जिसमें अनसर्टेनिटी हो, तो उसको हम कहते हैं एम्बिगस सिचुएशन। मेरे पास नंबर है 5000,
एक नंबर दे दिया उन्होंने 5000 और ऑप्शन उन्होंने दे दिया, ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 2 एंड ऑप्शन डी इज 5। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन क्या आंसर होना चाहिए आपका? 5000 में कितने सिग्निफिकेंट है? 1, 3, 2, 5। तो ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन ऑप्शन में ये क्लियर बताया जा रहा है कि इसके अंदर आंसर क्या होगा। क्योंकि देखिए इस नंबर में जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, या तो इसमें एक सिग्निफिकेंट है या इसमें 4 सिग्निफिकेंट है, या तो इसमें एक सिग्निफिकेंट है या इसमें 4 सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा इसके तीसरा कोई आंसर नहीं है। होल नंबर के बाद वाले जीरो अगर सिग्निफिकेंट है तो 4 होंगे, और अगर होल नंबर के बाद वाले सिग्निफिकेंट नहीं काउंट हो रहा है तो फिर 1 होगा। तो इन ऑप्शन में अगर आपके पास 4 ऑप्शन है ही नहीं और सिर्फ एक ही ऑप्शन 1 है तो पॉसिबल आंसर क्या हो जाएगा? 1। सही है। अब अगर ऑप्शन आपको दे दे 3, 4, 2, 5, अब क्या आंसर होगा? ठीक है, तो अब आंसर क्या हो गया भाई? 4, क्योंकि अब 1 है ही नहीं ऑप्शन में, तो 1 नहीं है तो आंसर क्या होगा? 4। ले खतरनाक स्टेज, ये 3 तो स्टेज ऐसी थी जो बहुत आसान है, मतलब ये ऑप्शन में ही एक आंसर है आपके पास, उसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। इसमें भी 4 है तो कोई और हो ही नहीं सकता, इसमें बोथ सबसे बेस्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर सिचुएशन हो 1, 4, 3, 5, अब क्या करें? अब क्या करें? अब अगर अब्दुल राफे इसमें 4 कह दे और आफ्ताब अहमद साहब इसमें 1 कह दे, यानी आधे बच्चे इसमें 1 कह दें, आधे बच्चे 4 कह दें, तो मैं किसको सही कहूं किसको गलत? तो इसमें तो 1 भी सही था, इसमें तो 4 भी सही था, किसके साथ जाएंगे? ठीक है, और यही स्क्रीन पे हो रहा है इस वक्त। मैं आप लोगों को स्क्रीन आपके पास शेयर नहीं है, मेरी स्क्रीन पे जो आंसर आ रहा है तो उसकी सीक्वेंस मैं आपको बताता हूँ। 1, 4, 1, 1, नन, नन तो ऑप्शन ही नहीं दिया था मैंने, फिर 4, 1, 4, 1, 4। ठीक है, ये इस तरह चल रहा है, 4, 1, 4, इस तरह स्क्रीन पे मेरे आंसर चल रहे हैं। ठीक है, तो आधे बच्चे सही हो सकते हैं, आधे बच्चे गलत हो सकते हैं। अब कौन सा सही है कौन सा गलत उसको समझ लो। ठीक है, अब कर लिया आप लोगों ने आंसर। अब आप मेरी सुनिए जरा बहुत गौर से, ठीक है, एहतियात के साथ सुनिएगा, समझिएगा, याद रखिएगा, ताकि आप पेपर में गलत करके नहीं आए अगर ऐसा सवाल है। अब आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि ये जो 5000 है, ये 5000 ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों 5000, ये भी और ये भी, बोथ आर 5000। अब आपने देखना है पेपर में कैसे सवाल लिए गए। पेपर में सवाल अगर ये लिखा गया है और ऑप्शंस ये दिए गए तो आंसर होगा 1। पेपर में अगर सवाल ऐसे लिखा हो और ऑप्शंस ये हो तो आंसर होगा 4। खत्म होने वाला। सही है। अगर पेपर में 5000 लिखने का तरीका ये हो, उन्होंने इस तरह प्रिंट किया हो 5000 विदाउट हैविंग डेसिमल, तो आप क्या कहेंगे इसमें क्या है? 1। लेकिन अगर 5000 ऐसे लिखा हो 5.000, नाउ द आंसर शुड बी 4। क्लियर है? तो ये सारी जो सिचुएशन हो सकती है पेपर में सवाल आने की, वो सब सामने रखकर मैंने ये चीज आपको बताई है। अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अब आप मतलब कॉन्फिडेंटली आंसर कीजिएगा इसका। सर डेसिमल के अलावा तो ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होते, तो इसीलिए तो काउंट नहीं किए। ये कहाँ काउंट किए? 1 नहीं हो गया ना इसका आंसर।
और इसका आंसर क्या है, डेसिमल के बाद वाले, ये बिल्कुल 4 होंगे क्योंकि डेसिमल के बाद है 0 काउंट होंगे। ठीक है जैन साहब, बात समझ में आई भाई सबको? क्लियर हो गए पॉइंट्स? ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें चौथा पॉइंट कंफ्यूजिंग था, उसको मैंने फिर और बेहतर अंदाज में समझाने की कोशिश की आपको। याद रखिएगा, एग्जाम्पल के साथ याद रखेंगे तो बात को समझने में आसानी होगी। जहां बोथ का ऑप्शन है उससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस स्टेटमेंट में ये लिखा है मे और मे नॉट, तो इसलिए हमने इसमें बोथ ऑप्शन लिया। ठीक है आयशा, बोथ हमने क्यों लिया, क्योंकि इससे बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता ना, मे और मे नॉट स्टेटमेंट को फुलफिल करने के लिए दोनों चीजें बोथ का ऑप्शन पे आनी चाहिए। चलिए, अब अगर आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई है तो एक सवाल आपसे, अब आपका इम्तिहान है, अब आपने इस इम्तिहान में अपने आप को ये प्रूव करना है कि हाँ हमें बात समझ में आ गई। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 5। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन द गिवन वैल्यू, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? ठीक है, मुसाब, मुसब, मुसब एक वाहिद बच्चा है जिसका आंसर 6 है मेरी स्क्रीन पे। इसके अलावा तमाम बच्चों ने जो आंसर दिया है वो 8 दिया है। एक बच्चा और आया जिसने आंसर 7 दिया है, बाकी सारे बच्चे 8 कह रहे हैं। मुसब और अब्दुल राफे, ये 2 बच्चे ऐसे हैं जिसने 6 और 7 दिया है। अभी बिलाल महबूब ने भी 7 दे दिया है और आमिर इकबाल ने भी 7 दिया है। बाकी सब ने आंसर 8 दिया है, एक 6 है, 3 7 है, बाकी सब 8। अलिशबा का आंसर अब 7 आया और 4 7 हो गए, एक 6, बाकी सब है 8। ठीक है, तो अब आंसर मेजॉरिटी को अगर मैं ले लूं तो 8 सही है, लेकिन मेजॉरिटी हमारी इलेक्शंस में तो कंसीडर होती है जिसकी वजह से हमारे मुल्क का ये हाल है या दुनिया का इस वक्त ये हाल है कि वहां पर जो वजीर आजम बनाए जाते हैं वो मेजॉरिटी के वोट से बनाए जाते हैं, वो अक्लमंद के वोट से नहीं बनाए जाते। जो काबिल लोगों की राय से हुकूमतें बनती थी, जो इस्लामी तरीका था, उसमें निजाम कितना बेहतर होता था ये आप पढ़ के देख ले तो पता चल जाए आपको। लेकिन जब वोटिंग से मेजॉरिटी की राय से हुकूमत बनती है तो हाल ये होता है कि 4 बच्चे कह रहे हैं 7, एक बच्चे कह रहा है 6 और सारे कह रहे हैं 8। तो अगर मैं मेजॉरिटी की राय ले लूं तो ये तो 8 आंसर है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका 7। तो मेजॉरिटी जरूरी नहीं कि सही हो, जो सही है उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ दुनिया में इस वक्त निजाम चला हुआ है कि आप इलेक्शन कराइए और जो मेजॉरिटी राय दे दे, चाहे वो भुट्टो को दे दे, चाहे वो इमरान खान को दे दे, चाहे वो नवाज शरीफ को दे दे, चाहे अल्ताफ हुसैन को दे दे, उसको आप वजीर आजम बना दें। अब चाहे वो अहल हो या ना हो, उसको कुछ पता हो या ना हो, क्योंकि मेजॉरिटी ने दिया। तो मेजॉरिटी जो है ना वो, और अब आप हमेशा के लिए इस बात को याद रखेंगे कि ऑप्शंस जो होते हैं ना एमसीक्यूज में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर ये एमसीक्यू नहीं होता ना तो फिर आप अपनी मुख्तलिफ राय के साथ इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन जहां एमसीक्यू आता है तो अपनी राय को आप रखते हैं एक साइड पर और अपनी नजर रखते हैं ABCD पर कि ABCD में क्या गिवन है, ABCD आपको क्या बता रहा है, ABCD में क्या पॉसिबल आंसर है। समझ रहे हो बात को? तो आप ऑप्शन के साथ क्वेश्चन करना सीखे, ये एमसीक्यूज का ट्रैक होता है। एप्टीट्यूड किसी यूनिवर्सिटी का डिस्क्रिप्टिव और स्ट्रक्चर बेस्ड नहीं होता। एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आता है तो ऑप्शंस के साथ आता है। तो आपकी समझ
आपका स्टाइल, आपका मेथड ABCD के साथ ही होना चाहिए। वेलोसिटी समझे, विस्कोसिटी समझे, हाइड्रोकार्बन समझे, कुछ भी समझे, विद ABCD। विदाउट ABCD कोई फायदा नहीं। समझ में आ रही है बात? जी जी जी, कोई क्वेश्चन कर रहा है तो कर लीजिए, कर लीजिए। जी, मे और मे नॉट को ही तो समझाया मोहम्मद हारिस साहब मैंने। मैं मे और मे नॉट को ही तो इतना मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है कि मे और मे नॉट का मतलब है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो जहां हो सकता है वो क्या है और जहां नहीं हो सकता तो वो क्या है। तो यहां पर नहीं हो सकता क्योंकि 7 और 8 दोनों ऑप्शन थे। अगर 7 छुपा लूं, अब 8 आंसर है, अब 8 आंसर है। दिस इज कॉल्ड मे और मे नॉट। गेट इट? ठीक है। अच्छा, अब फैजान साहब ने देखे एक इस सवाल को उन्होंने इस तरह बना के दिया है कि सर अगर ये हो 9700003082, तो अब क्या इसमें 7 होंगे? बिल्कुल 7 होंगे। लेकिन अगेन, अगर ऑप्शन में 7 ना हो और ऑप्शन में 9 हो तो आंसर 9 सही होगा, 7 नहीं होने पर। लेकिन अगर 7 है तो आंसर 7 सही है, 7 और 9 दोनों है तो आंसर 7 सही है। क्लियर? एक और सवाल दे दें, चले एक और दे देते हैं। मेरे ख्याल से अब तो आप आंसर दे दीजिए, अब मसला नहीं है। अब मैंने इतना क्लियर कर दी ये बात, तो मसला होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें 8 तो है ही नहीं, तो इसमें तो रह गया सिर्फ 7, तो फिर 7 ही आंसर होगा। अगर 8 होता भी तो भी 7, अगर मैं नन की जगह इसको 8 कर दूं तो भी 7 ही होगा, क्योंकि ये वाला 0 काउंट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये काउंट होगा। जी जैन साहब, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। जैन बात ये कर रहे हैं, जैन का है, आप इन सबकी सिग्निफिकेंट काउंट करें, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, तो आंसर मस्ट बी लीस्ट सिग्निफिकेंट, 2 में होना चाहिए। ठीक है जवाब भाई? तो 2 सिग्निफिकेंट क्या होंगे? 5.0, जो कि यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? नन ऑफ दिस। इसमें 1 सिग्निफिकेंट है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो ना 1 सिग्निफिकेंट वाला आंसर हो सकता है, ना 3 सिग्निफिकेंट वाला आंसर हो सकता है, ना 4 सिग्निफिकेंट वाला आंसर हो सकता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। इसमें आंसर अगर 5, अनदर इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 2 तरह से आपको ये फॉर्मूले केमिस्ट्री में पढ़ाए गए, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, अगर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स, तो वो मॉलिक्यूलर है। और सिंपलेस्ट रेशियो की बात की जा रही है, सिंपलेस्ट रेशियो, तो वो अब क्या? इंपेरिकल है। फॉर एग्जाम्पल, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, ये करेक्ट फॉर्मूला ऑफ बेंजीन है। बेंजीन को अगर आपसे पूछा जाए कि बेंजीन का करेक्ट फॉर्मूला बता दीजिए, तो बेंजीन का करेक्ट फॉर्मूला क्या है भाई? बेंजीन का करेक्ट फॉर्मूला है C6H6। 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन जब होते हैं तो बेंजीन बनता है। लेकिन इसकी सिंपलेस्ट या सादा बात क्या है? लीस्ट रेशियो क्या निकलेगा? CH। 6 कार्बन को 6 हाइड्रोजन से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? CH। ये इसका लीस्ट रेशियो है, सिंपलेस्ट रेशियो। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। तो करेक्ट इंफॉर्मेशन कौन सी है, इंपेरिकल की या मॉलिक्यूलर की? Which one is accuracy? एक एक्यूरेट फॉर्मूला, इनमें से एक्यूरेट फॉर्मूला कौन सा है? ठीक है, तो एक्यूरेट फॉर्मूला कौन सा हो गया भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअल नंबर है कार्बन हाइड्रोजन के। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह, सबका आंसर मिल गया, सबका आंसर सही है। तो अगर मेरे पास C2H2 है तो इसका एम्पेरिकल क्या हो जाएगा? अगेन CH।
अब इन दो एग्जाम्पल से पता ये चल रहा है कि इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस में बी सेम. empirical formula of two different substance may be same, but molecular formula of two different substance cannot be same. ये नहीं हो सकते. समझ आ रही है? दो सब्सटेंस जो कि मुख्तलिफ है उनकी इंपेरिकल रिप्रेजेंटेशन तो एक जैसी हो सकती है, इंपेरिकल फॉर्मूला एक जैसा हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा हो जाए पॉसिबल नहीं. सही है? ऊपर कर दे गेले भाई, ऊपर कर दिया. जिसने स्क्रीनशॉट लेना वो ले ले. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होता है आपको, मतलब कोई सब्सटेंस का एम्पेरिकल मालूम करना हो ना तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन करते हैं और उसकी मदद से फिर आप उसके सिंपलेस्ट रेशियो बना लेते हैं. हाँ भाई, तो ये हो गया एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस. नीचे कर दें. अरे भाई ये लीजिए नीचे से, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें इसका. सर कैलकुलेशन के अंदर एटॉमिक मास गिवन होते हैं 9. एटलीस्ट 3 पीरियड के पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीरियड के एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर आप लोग याद कर लें. जो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं वो तो खास तौर पर याद कर लें. जो ओ लेवल्स वाले, ये लेवल वाले हैं, वो खास तौर पर इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि उनकी आदत ये थी कि उनको पीरियोडिक टेबल मिलता था, उनको बुकलेट मिलती थी. यहाँ कुछ भी नहीं होगा. यहाँ आपको पास जो सवाल होगा बस उस सवाल को सामने रखते हुए आपने एमआर भी खुद निकालना है, एआर भी खुद निकालना है, मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, ठीक है, एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए. ठीक है भाई ये एक दफा ले लो यार स्क्रीनशॉट. देखो मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, ये सारे लोग एक दफा ले लें, मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा. ठीक है, काउंटिंग के साथ दिखा रहा हूं मैं. 1 2 3 हो गया. चलिए अब आ जाए आप नीचे वाले पोर्शन पर. 1 2 3. चले भाई ये आ गया आपका. अब आ जाए इसके क्वेश्चंस पे कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं. तो देखिए, एक तो आपने कन्वर्जन देखी, मॉलिक्यूलर टू इंपेरिकल. मॉलिक्यूलर टू इंपेरिकल आसान कैलकुलेशन होती है, लेकिन सम टाइम जब इंपेरिकल टू मॉलिक्यूलर आती है तो थोड़ा मुश्किल आता है. इफ एक्स सब्सटेंस हैविंग empirical formula CH3 with molecular mass 30 AMU, find its molecular formula. तो याद रखिएगा, जब इंपेरिकल से मॉलिक्यूलर पूछे, इंपेरिकल से मॉलिक्यूलर पूछे तो वो आपको मॉलिक्यूलर मास देगा, वहां आपको मॉलिक्यूलर मास बताया जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास होना जरूरी होता है. तो ये आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास दिया जाएगा. अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करने के लिए जो आप इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे वो ये हो. इंपेरिकल फॉर्मूला जो भी गिवन है, जैसे CH3, उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? n से. नो, व्हाट इज n? n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला mass divided by empirical formula mass. Here molecular formula mass is 30 and empirical formula mass is, यहां से आ जाएगा 12 plus 3 15
ठीक है, तो 15 वन जा और 15 टू जा, तो ये आ गया 2, n की वैल्यू क्या आ गई 2। तो अब आप इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू CH3 टाइम्स 2 कर दें तो C2H6 ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत आसान सी एग्जाम्पल है, बहुत आसान सवाल है। कन्वर्जन अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में करनी हो तो ऐसे करना, इंपेरिकल टू मॉलिक्यूलर का तरीका ये है। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो सेम हो सकता है दो सब्सटेंस का, आइसोमेरिज्म में होता है। आइसोमेरिज्म में होता है जहां स्ट्रक्चर फिर मुख्तलिफ दिखाना पड़ता है मेरे को, कि वो स्ट्रक्चर में डिफरेंट रखते हैं। और आप आंसर गलत करके आ जाते हैं तो वो कौन से सवाल है? जैसे कि आपको कहा जाए कि जो NH3 है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, या नन ऑफ दिस, तो क्या आंसर होगा भाई? क्या आंसर होगा? NH3 अमोनिया की मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है, इंपेरिकल है, या दोनों है, या नन ऑफ दिस? तो ज्यादातर आंसर जो मेरी स्क्रीन पे मौजूद है वो बोथ मौजूद है, सी, और यही करेक्ट बात है। इसका आंसर बोथ होगा, ये इंपेरिकल भी है और यही मॉलिक्यूलर भी है। सिमिलरली अगर CO2 है तो CO2 रिप्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन होगी या इंपेरिकल? CO2 के बारे में क्या राय है भाई आपकी, ये मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है या इंपेरिकल? तो अगेन इसमें जो मेजॉरिटी आंसर आ रहा है वो बोथ आ रहा है, एंड इट इज करेक्ट। ठीक है, कि ये इसकी मॉलिक्यूलर भी है और ये इसकी इंपेरिकल भी है। सिमिलरली अगर आपके पास PbI2 हो तो अब क्या कहेंगे, ये इसकी मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है या इसकी इंपेरिकल रिप्रेजेंटेशन? ठीक है, तो इसके लिए भी आंसर आपका जो मेरी स्क्रीन पर आ रहा है वो बोथ आ रहा है, तो यहां पर आके आप गलत हो गए, ये आंसर होगा इंपेरिकल। ठीक है, तो अगेन कल मैंने एक बात समझाई थी तो वो आपने देख ली, समझ भी ली थी, लेकिन दिमाग में नहीं बिठाई। तो मैं आपको बार बार ये बात कहता रहूंगा, रिवीजन रिवीजन। अगर आप पढ़ के भुला रहे हैं तो आप सोच लें कि आप अपना वक्त और अपना पैसा दोनों जाया कर रहे हैं। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अर्न नहीं कर रहे, तो आप जाया। ठीक है, कल मैंने ये बात समझाई थी कि जो मेटल प्लस नॉन मेटल होता है वो कंपाउंड होता है, जो मेटल प्लस नॉन मेटल होता है वो कंपाउंड होता है, और जो कंपाउंड होता है उसकी मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशंस नहीं होती, ना उसका मॉलिक्यूलर मास एग्जिस्ट करेगा, ना उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा, उसकी इंपेरिकल रिप्रेजेंटेशन। ये इसकी इंपेरिकल रिप्रेजेंटेशन। मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है जब ये मॉलिक्यूल है ही नहीं, हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कह सकते हैं? किसी चीज के लिए जो कि मॉलिक्यूल है ही नहीं, उसके लिए मॉलिक्यूल का वर्ड कैसे इस्तेमाल कर सकते? इस बात को तुम लोगों के दिमाग में बैठाना है, लेकिन तुम लोग जो है वो अगर बार बार नहीं पढ़ोगे, बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो ये बात नहीं बनेगी। सही है, तो अब इसको याद रखना कि भाई ये आपके पास कंपाउंड है, और कंपाउंड में आपके पास इंपेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, मॉलिक्यूलर नहीं, और कंपाउंड के मल्टीपल रेशियो भी नहीं होते है ना। आप इसको अगर मल्टीपल रेशियो में लेना चाहे तो नहीं आएगा, ये फिक्स रेशियो होता है, डेफिनेट फॉर्मूला होता है। कंपाउंड का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है? डेफिनेट होता है। NaCl ना,
NaCl को कभी NaCl2 लिखा हुआ देखा, या Na2Cl लिखा देखा, या NaCl3 लिखा देखा? नो, ये फिक्स है, डेफिनेट 1:1 के रेशो में होगा। सही है भाई? अच्छा ये बताइए, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये क्या होगा? H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, ये क्या होगा? मॉलिक्यूलर, एम्पिरिकल, बोथ और नन? ठीक है, तो इसके लिए भी आपको एहतियात करनी है कि ये मॉलिक्यूलर होगा, ये एम्पिरिकल नहीं, क्योंकि एम्पिरिकल अभी इसमें से बनेगा, ये एक्चुअल है, ये सिंपलेस्ट नहीं है। अमोनिया जो था वो एक्चुअल भी था और सिंपलेस्ट भी था, इसलिए बोथ। कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअल भी था और सिंपलेस्ट भी था, इसलिए बोथ। लेकिन लेड आयोडाइड एक्चुअल है और मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए एम्पिरिकल। अगर ये मॉलिक्यूल होता और एक्चुअल होता तो फिर क्या होता? बोथ। अब जैसे ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है और मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर है। ये सिंपलेस्ट नहीं, सिंपलेस्ट क्या होगा इसका? HO, तो इसका एम्पेरिकल HO बनेगा। अगर आपको एम्पेरिकल देखना है तो उसका HO आएगा। सही है? तो ये आसान सवाल होते हैं, बहुत सिंपल, लेकिन बच्चे की क्योंकि बेस अच्छी नहीं इसलिए गलती करता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 1 2 3, इसी तरह इसका भी कर लें। 1 2 3। H2O का क्या होगा? H2O भाई ये आपके पास बहुत होगा, क्योंकि ये सिंपलेस्ट भी है और ये मॉलिक्यूलर भी है। एक्चुअल भी यही है, सिंपलेस्ट भी यही है, तो इसका क्या होगा? बोथ। ये एम्पेरिकल भी है वाटर का, यही मॉलिक्यूलर भी है। चलिए अब आ जाए, और मुख्तलिफ क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं इसके अंदर। सम टाइम वो आपको एलिमेंट के मासेस देते हैं और कहते हैं बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, if 1.12 gram of Fe is present with 0.48 gram of oxygen, find its empirical formula। ठीक है, दो एलिमेंट है आपके पास, दो एलिमेंट है, एक आपके पास आयरन है और एक आपके पास ऑक्सीजन है। इन दोनों, ये दोनों एक कंपाउंड में, एक कॉम्बिनेशन में मौजूद है। बताइए उस कॉम्बिनेशन का, उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? कोशिश करें, निकालें, बताइए क्या हो। कुछ बच्चे जो इसमें कैम्ब्रिज वाले होंगे वो तो आसानी कर लेंगे, जैसे कि सुहेब ने सही आंसर दे दिया है, अब्दुल राफे ने सही आंसर दे दिया है। इंटर वाले बच्चों को ये बहुत लंबे तरीके से कराया गया, लेकिन रेल वाले बच्चे को फटाफट करा दिया गया। माशाल्लाह, अच्छी बात है सुहेब साहब, जबरदस्त। सर क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा पूरा, क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा भाई, साफ साफ नजर आ रहा है। लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तुम्हें क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है। प्रधान भाई क्या हो रहा है? लोगों ने आंसर दे दिए भाई, सैयद वहाब साहब ने भी सही आंसर दिया है, अहमद रजा साहब का भी आंसर सही है। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो देख ले। मैं थोड़ा आराम आराम से डिटेल में समझाऊंगा, शॉर्टकट नहीं लगाऊंगा, ताकि आपको बात समझ में आए। 1.12 ग्राम ये आपके पास आयरन है और 0.48 ग्राम ये आपके पास ऑक्सीजन है। आपने करना यह है कि चाहे आपको एलिमेंट के मास गिवन हो, या एलिमेंट के मोल गिवन हो, या एलिमेंट की परसेंटेज गिवन हो, तीन बातें गिवन है। सवाल में मास गिवन हो, सवाल में मोल गिवन हो,
या सवाल में परसेंटेज के बिना आपने एक ही काम करना है। वो काम क्या है? इनके मासेस को, इनके मोल्स को, इनके परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। और बी केयरफुल कि जहां डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जैसे O2, H2, N2, Cl2, तो वहां बच्चे क्या करते हैं, उनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं। ऑक्सीजन में 32 से डिवाइड कर दिया तो खाना खराब हो गया, हाइड्रोजन में 2 से डिवाइड कर दिया तो सवाल गया। साथियों ने एटॉमिक मास से डिवाइड करना, बी केयरफुल। खीर केमिस्ट्री ऑक्सीजन में आपने 32 से डिवाइड नहीं करना, 16 से डिवाइड करना। सही है? अच्छा, अब अगर आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इसको आसान बनाइए कि मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100 कर दें, तो ये हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 5600। ये ऊपर खोले तो नीचे भी ऐसे ही कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 1600। यहां तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल? ठीक है, अब आपने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। 56 1 और 56 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 100। मैं आराम आराम से ये समझा रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए। 16 1 और 16 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 0.02 और ये आ जाएगा 0.03। यहां तक कोई मसला, कोई बात, कोई चीज क्लियर है? अब इन दोनों में से लीस्ट क्या है? तो इन दोनों में से लीस्ट आपके पास है 0.02, तो दोनों को 0.02 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1.5। 2 डिवाइड बाय 2 1 और 3 डिवाइड बाय 2 1.5। सिंपल। अब क्योंकि फॉर्मूले में होल नंबर इस्तेमाल होता है, फॉर्मूले में डेसिमल नहीं यूज होता। अगर मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं तो मैं डेसिमल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फॉर्मूला तो होता है H2O CO2, कभी देखा CO2.5, तो डेसिमल नहीं होगा। तो अगर डेसिमल है तो फिर आप इसको राउंड ऑफ करें। अब 1.5 राउंड ऑफ नहीं होता तो इसलिए क्या करेंगे भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। 1.5 को राउंड ऑफ करने का तरीका ये है कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आयरन भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर आ गया 2 और इसका आंसर आ गया 3। तो फॉर्मूला बन गया Fe2O3। इसको कॉपी करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद जो मैं सवाल दे रहा हूं वो करेंगे तो मजीद आपको क्लैरिटी होगी। इसको लिख लें। इसी तरह का एक सवाल मैं और दूंगा, आपने बिल्कुल उसी तरीके से उसको करना है, तो इंशाल्लाह फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अभी कुछ बात समझ में हो सकता है कि नहीं आई, लेकिन मैं एक सवाल दूंगा तो फिर आ जाएगी। 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर and 4.8 gram of oxygen present in a compound. Find its empirical formula. चलिए करें जल्दी से। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, जो आपको अभी पता होगा, अभी आपने सल्फ्यूरिक एसिड भी किया है, उसमें भी यूज किया होगा।
ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सबके आंसर आ गए। काफी हद तक आंसर जो है वो मेरी स्क्रीन पे मौजूद है। Na2SO3 ये आंसर बने, Na2SO3। तो इस सवाल के साथ आपको जो है वो ये समझ भी आ गई होगी कि इन सवालों को हमने कैसे करना है। ठीक है, तो आज की क्लास इस सवाल पे मैं खत्म कर रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जो ये मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि आपने रिवीजन रखना है, आपने चीजों को लर्न करना है।